नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण। तो कल हम लोगों ने जो अ, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, हम लोग तो शालीन भाषा ही प्रयोग करेंगे। उनका जो एकदम धक-धक है, बक-बक है, बक-झक है, उसके पीछे कई चीजें हैं, हम कई उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज जो बताना मैं चाह रही हूँ, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, ये मामला बहुत पुराना है। मैंने तो कल हंटिंगटन को दिखाया था, एंगस मैडिसन को दिखाया था और क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट को दिखा के 1964, 68, 56 तक की बात की। आज हंटिंगटन की ही पुस्तक से मैं विस्तार से पढ़ के कुछ बोलूंगी, आप लोग दंग रह जाएंगे। आप लोग कौन? कम से कम 50 साल की आयु तक के लोग, जो 90s में 15-20 साल के अधिकतम उम्र के रहे। जो 30, 35, 40 के हैं, उनको तो ये सब कुछ लगेगा, अरे ऐसा कुछ है। और जो 60 के 70 वाले, 70 की आयु वाले जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने इन तथ्यों को सुना है। पूरी संभावना है कि उन्होंने नहीं सुना है। कारण ये किताब जब 90s में छपी थी, तो मैंने सार्वजनिक विमर्श में इन तथ्यों की चर्चा मैंने तो न सुनी और न मैंने पढ़ी। 90s में चर्चा सामान्यतः लिखित होती थी। ये क्या कहेंगे, बोलकर बहुत कम चर्चा थी। टीवी वगैरह पर जरा सी थी, रेडियो में सुनती थी। तो लिखित चर्चा में भी ये तथ्य नहीं थे, तब भी नहीं थे। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी जब इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, सबको पॉडकास्ट करना है, वार्ताएं करनी है, तो भी इन चीजों की उपेक्षा हो रही है। थोड़े जानकार लोग इन चीजों को देखें तो शायद मेरे से भी अधिक बारीकी से बहुत से तथ्य निकाल पाए। मैं अपनी दृष्टि से 2, 4, 5 तथ्यों पर ध्यान दिला रही हूँ। और मैं ले रही हूँ इस पुस्तक का अध्याय 2, सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री एंड टुडे, और इसका पृष्ठ संख्या 53। मैं प्रयास करूंगी 40-50 मिनट में पूरी बात खत्म करूं, तो थोड़ी तेजी से पढ़ूं और एक एक वाक्य आप लोगों को स्तब्ध कर देगा। फर्स्ट, in the favorite phases of historians, the expansion of the West. ध्यान दीजिए, एक्सपेंशन, डोमिनेशन नहीं कह रहा है, एसेडेंस नहीं कह रहा है, एक्सपेंशन। In the favorite phrases of historians, the expansion of West ended and the revolt against the West began. कब लिखा जा रहा है? 90s में। कब की इन किन लोगों की चर्चा कर रहा है? ये हिस्टोरियंस 80s में लिख रहे हैं। Unevenly and with pauses and reversals, Western powers declined relative to the power of other civilizations. 90s में कह रहे हैं डिक्लाइंड, डिक्लाइनिंग नहीं कह रहे हैं। वेस्टर्न पावर डिक्लाइंड रिलेटिव टू द पावर ऑफ अदर सिविलाइजेशंस। आगे आएगा एशियन सिविलाइजेशन। भारत का तो बेचारा नाम ही नहीं लेना चाहता है। अन्य कई पुस्तकों से मैं बात करूंगी बाद में। भारत और चीन, चीन जिसको ये लोग स्वयं प्रॉप अप किए थे। द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन 1990 bore little resemblance to the map of the world in 1920. 20वीं शताब्दी में ही ढलान इतना अधिक हो चुका है कि 1920 में यूरोप का जो फैलाव है, जो विस्तार है, अभी डोमिनेंस नहीं कह रहा है, जो फैलाव है, जो विस्तार है,
90 में इतना गायब हो गया है कि दोनों मैप में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। The non-Western societies were increasingly becoming the movers and shapers of their own history and of Western history. ये हंटिंगटन कौन है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश विभाग का व्यक्ति है। लेख आया है 1992-93 में, पुस्तक आई है 96 में। तब तक घटना क्या घट गई है? 1990-91 में सोवियत रूस का विघटन हो चुका है, गोर्बाचोव फेज हो चुका है, सोवियत रूस टुकड़े टुकड़े हो चुका है, बाईपोलर वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया है। हम लोग को तो ये, हमको तो नहीं, लेकिन हम लोगों को और सुनने वालों को तो यही पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का दरोगा है, डंडा फटकार रहा है। उसी का विदेश विभाग उसी समय जो कह रहा है, मैं वो पढ़ रही हूँ। फिर पृष्ठ संख्या 55, इसमें कुछ पुरानी कहानी कहने के बाद वो कह रहे हैं, हाँ, इन 1918 1918 में एक स्पेंगलर है, उनका कुछ कथा कहने के बाद कह रहे हैं, अ फ्यू डिकेड्स लेटर, यानी 1950, 60, 65 में टोइनबी, अर्नोल्ड टोइनबी, वो इनका नामी गिरामी बड़का हिस्टोरियन, castigated the parochialism and impertinence of the West manifested in the egocentric illusion। 50-60 में, तो इन भी, जहां तक मेरा ध्यान है 60 में इसकी पुस्तक आ चुकी है। तो ये वेस्ट हो मतलब यूरोप और अमेरिका को फटकार रहा है, किसके लिए? पैरोकिलिज्म और इम्पर्टिनेंस के लिए, इनकी संकीर्णता और इनकी धृष्टता के लिए। और उससे भी कमाल की बात, इम्पर्टिनेंस ऑफ द वेस्ट मैनिफेस्टेड इन द ईगोसेंट्रिक इल्यूजन। अब ये कमाल का शब्द है, इल्यूजन। इनको जो भ्रम हो रहे हैं, इल्यूजन में आता है जो बैठे बैठे लोग भूत प्रेत का घुघियाते हैं, बच्चा सोए सोए जाग जाता है, रोने लगता है, उसको सांप दिखता है, बिच्छू दिखता है, इनको क्या दिखता है? ईगो सेंट्रिक इल्यूजन। इनको बड़ा भारी वहम है अपने बहुत बड़े होने का, और इनका अपना इतिहासज्ञ इनको 60s में डांट रहा है, तुम कुछ नहीं हो। बात अभी आगे आएगी। ढलान 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हो चुका है। किसका? वेस्ट का। वेस्ट माने यूरोप और अमेरिका। यूरोप माने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोर्चुगाल, अटरम शटरम और 5, 7, 8 नाम, इटली वगैरह, जो जोड़ना है जोड़ ली। तो ये कह रहा है आपको बड़प्पन का इल्यूजन है, ये बड़ा झंझट का काम है, इसकी उद्दंडता आपको कहीं का नहीं रखेगी। मैं कुछ भावार्थ कह रही हूँ, कुछ वाक्य पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनता। अब यानी 60s में इनके अपने लोगों को समझ में आ गया है ढलान कितना तेज है। उसके बहुत सारे और आएंगे। और वहम है तुमको, काहे का वहम है? कि तुम कोई बड़े महान हो या बड़े विकसित हो या बड़े पावरफुल हो, ये इल्यूजन है। और भारत में तो हम लोगों को ये काम किसका था? मीडिया और एकेडमिया का। हम लोगों को तो कुछ और ही कथा पता है। फिर अध्याय 3, अ यूनिवर्सल सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, पृष्ठ संख्या 57। थोड़ा तेज पढ़ रही हूँ, ये तेज पढ़ूंगी तब संक्षेप कर पाऊंगी। थर्ड,
The term universal civilization may refer to assumptions, पेज संख्या 57 से, assumptions, values and doctrines currently held by many people in Western civilization and by some people in other civilizations. This might be called diverse culture. Each year about 1,000, 1,000, bas, 1,000 businessmen, bankers, government officials, intellectuals and journalists from scores of countries meet in the World Economic Forum in Davos, Switzerland. स्विट्जरलैंड में 1,000 लोग मिलते हैं. Almost all these people hold university degree in the physical science, social science, business or law, work with words and or numbers, are reasonably fluent in English, are empowered by governments, corporations and academic institutions with extensive international involvement and travel frequently outside their own countries. कितने लोग? 1,000. They generally share belief in individualism, market economics, and political democracy, which are also common among people in Western civilization. और ये जो 1,000 लोग हैं, Davos people control virtually all international institutions. Many of world's governments and the bulk of world's economic and military capabilities. ये कौन कह रहा है? अमेरिका के विदेश विभाग का सैमुअल हंटिंगटन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पब्लिकेशन में 1,001, हम लोग भाई 10,000 कर लो. The diverse culture hence is tremendously important. Worldwide, however, how many people share this culture? हंटिंगटन का प्रश्न है. Worldwide, however, how many people share this culture? Outside the West, it is probably shared by less than 15 million people or 1% of the world population, and perhaps by as few as 1/10 of 1% of the world population. 0.01% लोग इस विचार को संसार में जानते हैं, मानते हैं, भरोसा करते हैं. कब? 1996 में, जब ये पुस्तक छप रही है. 90s में, आज से 25 साल पहले तक 0.01%. बाकी दुनिया 99.99 इससे बाहर है. और जो इससे बाहर है वो शेप कर रही है, जिससे हमारे नरेंद्र निकल कर आए हैं, जिससे हमारे एस जयशंकर निकल के आए हैं, जिससे हमारे डोभाल निकल के आए हैं, हमारे अमित शाह जी निकल के आए हैं, हमारे आदित्यनाथ जी निकल के आए, और ऐसे लाखों निकल कर आए हैं. इसी से सुंदर पिचाई भी निकल के आए हैं. ट्रम्प का एक और भाषण हुआ है कि भाई भारतीयों को टेक कंपनी में मत एम्प्लॉय करो. इस पर मैं कल बोलूंगी. तो इट इज फार फ्रॉम अ यूनिवर्सल कल्चर. हमको बताया गया मीडिया अकेडमिया से यूनिवर्सल है. 96 में हंटिंगटन कह रहा है ना भैया, it is far from a universal culture, and the leaders who share in the diverse culture do not necessarily have a secure grip on power in their own societies. राहुल गांधी, चिदम्बरम और उनके जैसे बहुत, इनका कंट्रोल होल्ड पावर पर नहीं है. मनमोहन सिंह. This common intellectual culture exists, as Hedley Bull pointed out, only at the elite level.
its roots are shallow in many societies. इसीलिए 2014 में भारत, भारतीयता, सनातन धर्म स्वयं को नरेंद्र मोदी के रूप में एसर्ट कर सका और ब्रिक्स के रूप में संसार भर में एसर्ट कर रहा है। वो क्या आजकल चल रहा है, साउथ, कुछ वॉइस ऑफ साउथ, तो उसके रूप में एसर्ट कर रहा है। एंड इट इज डाउटफुल वेदर इवन एट द डिप्लोमैटिक लेवल it embraces what was called a common moral culture or set of common values as distinct from a common intellectual culture. सार, ये जो पूरा यूरोप का, अमेरिका का, क्रिश्चियनिटी का, मॉडर्निटी का, सेकुलरिज्म का जो ढोंग है, प्रिटेंशन है, ये तो स्किन डीप भी नहीं है। स्किन के ऊपर मैल जितना ही है, 0.01%। हंटिंगटन क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, पृष्ठ संख्या 59, ये 20 से मैं पढ़ रही हूँ। CNN International estimated that it had an audience of 55 million potential viewers। पोटेंशियल मतलब जो शायद हमारे व्यूवर होंगे, और अबाउट 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जितना भी प्रभावित कर रहे हैं उससे 99% बाहर है। कुसुमलता नहीं, हंटिंगटन पब्लिकेशन में, कैसा पब्लिकेशन, जो पब्लिक फोरम में पब्लिक कंजम्पशन के लिए छापा गया, strikingly equivalent in number to and undoubtedly largely identical with the diverse culture. And its president predicted that the English broadcast might eventually appeal to 2 to 4% of the market. अभी ट्रंप की बकबक झकझक से 25%, 50%, 100%, आज मैं कुछ अमेरिकन चैनल्स को सुन रही थी, वो मजाक कर रहे थे, 1000%, 5000% टैरिफ। इससे भारत को कुछ आता जाता नहीं है भाई। हमारे एक्सपोर्ट का 10% है, लेकिन हमारी जीडीपी का 1%, और 1% हम बंद कर दे। आपने 1000% टैरिफ लगा दिया, कोई नहीं खरीद रहा, या हमने भेजना ही बंद कर दिया, तो हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा भाई? 1% मतलब अगर 100 करोड़ है तो 99 करोड़ हमारे पास है। 500 करोड़ है तो 495 करोड़ यथावत है। 5 करोड़ का हमको 2-4 साल में या साल भर में कोई एडजस्टमेंट करना है। हमारी सेहत को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिकन कंज्यूमर की सेहत को क्या फर्क पड़ेगा, इस पर कल मैं कुछ अमेरिकन का, कल या परसों 2-3 बात करूंगी मैं ये वार्ता। अमेरिकन का क्या राय है वो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं कुछ चीजें छोड़ रही हूँ। अब ये कह रहा है पेज संख्या 62 पर, पहले दुनिया का बता रहा है, फिर कह रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स इन द इंडियन पॉपुलेशन हैज thus remained relatively stable at about 2 to 4%। अंग्रेजी बोलने वाले भारत में 2 से 4% हैं। यानी इसी तरह दुनिया का दिया है जो हम छोड़ के आगे चल रहे हैं। यानी भारत में 96 से 98 लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, और वैश्विक आंकड़ा है 90 से ज्यादा लोग, 90% अंग्रेजी नहीं समझते। तो ये बता रहा है अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा नहीं है, अन्य भाषाएं, उस पर बहुत विस्तार से लिखा है, वो मैं छोड़ रही हूँ।
अब मैं आ रही हूं अपने मूल अध्याय पर जो कल था, फेडिंग ऑफ द वेस्ट। अब ये कुछ पन्ने जो मैंने आपके लिए बहुत छांट के निशान लगाए हैं वो पढ़ के सुना रही। पेज संख्या 82 वेस्ट के लिए कह रहा है, इट इज ऑफ ए सिविलाइजेशन इन डिक्लाइन, its share of world political, economic and military power going down relating to that of other civilization। कब की कहानी? 80s की। सुना कब रहा है? 90s में। आज से 35-40 साल पहले की कथा। इन डिक्लाइन, 35-40 नहीं, अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। 1920 से डिक्लाइन, 100 साल से ज्यादा से डिक्लाइन। हम लोगों को क्या बताया गया था? इसीलिए फ्रॉम हॉर्सेस माउथ मैं आपको सुना रही हूँ। हाँ, द वेस्ट विक्ट्री इन द कोल्ड वॉर हैज प्रोड्यूस्ड नॉट ट्रायम्फ बट एग्जॉस्टन। जो कोल्ड वॉर में सोवियत रूस को तोड़ फोड़ दिया, ये विजय नहीं है, ये हमारी ही हालत पस्त, हमारा ही कचूमर निकल गया, हम एग्जॉस्ट हो गए। द वेस्ट is increasingly concerned with its internal problems। 90s, आज से 35 साल पुराना, and needs as it confronts slow economic growth। 35 साल पहले स्टैग्नेटिंग पॉपुलेशन, 35 साल पहले की तो किताब है, 50 साल पहले, और इसी को पढ़ के सुनाऊंगी 100 साल से। अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूज गवर्नमेंट डेफिसिट, a declining work ethic, low saving rates, and in many countries, including the United States, social disintegration, drugs and crime। ट्रंप की भगभग झकझक यूं ही नहीं, ढलान पर तो कब से थे। आप लोग पता नहीं पहाड़ी ढलान पर उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। पहाड़ी ढलान पर जब उतरते हैं तो शुरू में उतरने में अपने पर कंट्रोल रहता है, एक समय के बाद अपना कंट्रोल खो जाता है और गोल गोल घुलट्टी खाते हैं। ट्रंप गोल गोल घुलट्टी खाते हुए अमेरिका को थामना चाहता है, लेकिन इतने बेहुदे ढंग से, इतने अशिष्ट ढंग से, इतने रफ ढंग से। ऐसी तो अपेक्षा मुझे और मेरे जैसे लाखों को नहीं थी। इकोनॉमिक पावर इज रैपिडली शिफ्टिंग टू ईस्ट एशिया। नाना भैया, इट हैज शिफ्टेड टू साउथ एशिया। भारत को ये नाम ही लिखना 30 साल से छोड़ दिए हैं। आप ज्यादातर किताबें पढ़िए, इंडिया नाम आपको नजर नहीं आएगा, भारत तो भूल जाइए, नाम आएगा साउथ एशिया। भारत के नाम से 40 साल से इनकी रीढ़ की हड्डी कांप रही है। क्या कह रहा है? इकोनॉमिक पावर इज रैपिडली शिफ्टिंग टू ईस्ट एशिया, ना ईस्ट को यहाँ साउथ कर दीजिए। मेरे हाथ में वो रॉबर्ट कापलान नहीं है, नहीं तो उसको भी सुनाती। And military power and political influence are starting to follow। India is on the verge of economic takeoff। कब कह रहा है? 36 साल पहले, 30 साल पहले। कथा कब की है? और 10 साल पहले। और इसीलिए इस टेक ऑफ को रोकने के लिए राजीव गांधी बम से उड़ा दिए जाते हैं, और 90 के बाद से भारत की छाती पर अमेरिका की एजेंट सोनिया गांधी। इस कथा में नहीं जाएंगे, ये कथा आप सब लोग परिचित हैं। फिर उसका नहीं चल पाता है तो वो कौन से प्राइम मिनिस्टर आते हैं ना, नरसिम्हा राव जी आते हैं, गठबंधन की सरकारें आती हैं,
फिर 10 साल तो सोनिया ही आ जाती है, लेकिन 2014 में स्थिति बदलते ही भारत का सामर्थ्य यूं उठता है मेरे नरेंद्र के नेतृत्व। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक टेक ऑफ। The willingness of other societies to accept the West's dictates or abide its sermons is rapidly evaporating. अरे बच्चों, बच्चे तो क्या कहें, प्रेसिडेंट साहब, आपका विदेश विभाग 30 साल पहले कह रहा है आपके डांटने डपटने हुक्म देने का समय 30 35 40 साल पहले बीत चुका। क्या बेवकूफियां कर रहे हैं आप। The willingness of other societies to accept the West's dictates or abide its sermon is rapidly evaporating, and so are the West's self-confidence and will to dominate. ये कमाल की बात हंटिंगटन कह रहे हैं कि वेस्ट मतलब होता है, यूरोप नहीं कह रहा है, वेस्ट मतलब अमेरिका को छिपाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ना कहना पड़े तो वेस्ट कहने में जिसमें यूरोप शामिल होता है, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इनका गायब हो रहा है और डोमिनेट करने की इच्छा शक्ति भी गायब का। 96 में तो पुस्तक छप गई है, 93 के लेख पर था जिस पर कल मैंने बताया था कि लोग people were variously impressed, intrigued, outraged and frightened. गुस्सा भी हुए थे, डर भी गए थे जब 93 में फॉरेन अफेयर्स में इनका इसी विषय पर लेख छपा था। यानी 30 35 साल पहले से यूरोप का, अमेरिका का कॉन्फिडेंस उनके अपने अनुसार और विल इच्छा भी नहीं है डोमिनेट करने की। मैंने पता नहीं धर्म मीमांसा पर या सत्योलॉजी पर कई भाषण किए हैं कि वेस्ट जो है अब किसी तरह खा पी के जिंदा रहना चाहता है, लेकिन वहां जो अशिष्ट असभ्य लोग हैं, फिलहाल तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बात कर रहे हैं, वो इतने असभ्य ढंग से घुड़की लगा रहे हैं कि हंसने में भी लज्जा आ रही है। भाई हैं तो बड़े पद पर। इन मेनी इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट्स, मैं पेज संख्या 82 से ही पढ़ रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स रिलेटिव पावर विल डिक्लाइन एट एन एक्सेलरेटिंग पेस। साफ साफ छाप दिया है फॉर पब्लिक कंजम्पशन कि यूनाइटेड स्टेट्स का कौन कौन पावर, फाइनेंशियल पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, सॉफ्ट पावर, दिस पावर दैट पावर विल डिक्लाइन एट एन एक्सेलरेटिंग पेस। 96 तक जितना नीचे आ गए अब और भड़बड़ा के नीचे आएंगे। अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन सपना अमेरिकन के लिए सपना हो गया है। उनके वेटरन यानी उनके बड़े बड़े जनरल्स जिनके वो मेडल, बहुत सारा मेडल लगा हुआ है जिनकी छाती पर, वो सड़क पर सो रहे हैं। भारत में मेरा सिपाही तक सड़क पर नहीं सो सकता है। In terms of its raw economic capabilities, the position of the United States in relation to Japan and eventually China is likely to erode still further. अरे भाई, भारत का तुमने कह दिया है प्रीफेस में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता नहीं, जानते तो बाबू तुम ठीक से हो, असली बात तो भारत है। क्योंकि रॉबर्ट कैपलान कहता है भारत वो धुर्री है कब 20वीं शताब्दी में इधर झुकेगा तो ये जीतेगा, इधर झुकेगा तो वो जीतेगा। अब ट्रंप ने बेमतलब मान सम्मान पर चोट कर दी तो भारत जरा सा
वो शी जिनपिंग की तरफ झुका, तुम्हारा क्या हुआ? 4 ब्रिक्स के सदस्य, केवल 4, ब्राजील, भारत, रूस और चाइना, चाइना न भी झुके, हमारा शत्रु है, तीन ही तुम्हारे लिए कितने बड़े सरदर्द अब होंगे? कब? जब तुम्हारा डिक्लाइन एट एन एक्सेलरेटिंग पेस हो चुका है 36 साल। In the military realm, the balance of effective capabilities between the United States and a number of growing regional powers, including perhaps ईरान, इंडिया एंड चाइना। ईरान की तो चटनी निकल गई, अभी जो लड़ाई हुआ ईरान इजराइल वाला। चाइना की तुम कौन सी दुर्गत कर रखे हो? और 3 दिन का ऑपरेशन सिंदूर, और जो मैंने पढ़ा 3 दिन तो हुआ ही नहीं, एक दिन कुछ मिनट हुआ, एक दिन शायद 1 आध घंटा हुआ, और इसमें दुनिया का डिफेंस मार्केट, आर्मामेंट मार्केट बिगड़ गया। अमेरिका का F-35 नहीं बिक रहा है, बार बार आ रहा है कि इनको फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन नया बनाना पड़ेगा। केवल 11 साल, 2014 से 2025। हाँ, तो ये कह रहा है कि मिलिट्री मामले में भी विल शिफ्ट फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। 36 साल पहले, 30 साल पहले कह दिया है शिफ्ट करेगा, शिफ्ट कर गया। जो तुम्हारी हालत ऐसे है। 32 मिनट हुआ, लेकिन लगता है मैं इसको धीरे ही धीरे पढ़ूं, भले एक में ना पूरा हो तो दूसरे में ले लूं। फिर पेज 82 पर सबसे नीचे पैराग्राफ में, एंड द पावर ऑफ द वेस्ट, वेस्ट कैपिटल से, रिलेटिव टू दैट ऑफ अदर सिविलाइजेशंस विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन। केवल अमेरिका नहीं, इंग्लैंड भी, फ्रांस भी, जर्मनी भी, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड और दुनिया भर के अलाने फलाने तो गिनती नहीं। कौन कह रहा है? हंटिंगटन, अमेरिका का विदेश विभाग। will continue to decline as the West primacy erodes। भाषा ध्यान दीजिए, erode, much of its power will simply evaporate। भाप बन के उड़ जाएगा। मैंने एक भाषण किया था सत्योलॉजी पर, पुनः मूषको भव। जिन लोगों ने नहीं सुना हो, मन हो तो वहां चले जाएं, या मैं धर्मी मानसा पर पुनः कर दूंगी। And the rest will be diffused on a regional basis among the several major civilizations and their core states। The most significant increases in power are accruing and will accrue to Asian civilization। भारत कहते हुए जीभ टेढ़ी हो रही है, होनी भी चाहिए। भारत महाशक्ति था, है, तुम लोगों ने ढक रखा था। अर्नोल्ड टोयनबी के भाषा में, शब्द में, अपने पावरफुल होने का ईगोसेंट्रिक इल्यूजन तुमने पाल रखा था और दूसरों को बहला रहे थे। These shifts in power among civilizations are leading and will lead to the revival and increased cultural assertiveness of non-Western societies and to their increasing rejection of Western culture। 90 में आडवाणी जी की रथ यात्रा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी की श्रीनगर के लाल चौक की एकात्मता यात्रा, 92 में राम मंदिर के लिए भूमि को समतल करना, और 90 में शायद राजीव गांधी को बम से उड़ाकर गायब कर देना। उनकी हर यात्रा में सोनिया गांधी रहती थी, उसी यात्रा में नहीं थी। इंदिरा गांधी के साथ भी नहीं थी। पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ उस दिन भी वो नहीं। अब वो पेज 83 पर कह रहे हैं, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट
has three major characteristics. कब? 30-35 साल पुरानी कथा सुना रही हूँ, आज की नहीं। और ये कथा मैं किसी प्राइवेट गोपनीय कागज से नहीं छपा रही हूँ, पब्लिक कंजम्पशन के लिए छाप के पब्लिक स्पेस में डाले हुए एक बेस्ट सेलर टाइप पुस्तक से पढ़ के सुना रही हूँ। The decline of the West has three major characteristics. First, it is a slow process. धीरे धीरे होगा, एक ही दिन नहीं होगा। 35 साल में इतना हुआ है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट गाली गलौज पर, अश्लील भाषा पर आ गया है। किसके प्रति अश्लील भाषा? अन्य प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर के लिए अश्लील भाषा। फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉस्टन, क्या कहेंगे, एग्जॉस्ट हो जाना कितना गहरा है, निराशा, हताशा कितनी गहरी है कि आप गाली गलौज कर रहे हैं। इट इज अ स्लो प्रोसेस। फिर ये कह रहा है, थोड़ा छोड़ के कह रहे हैं, एक हेडले बुल को कोट करते हुए, यूरोपियन और वेस्टर्न डोमिनेंस ऑफ द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सोसाइटी मे बी said to have reached its apogee about the year 1900। कल के मैंने अपने वार्ता में हंटिंगटन को उद्धृत करके कब कहा? पहले हमने एंगस मेडिसन को लिया, फिर हंटिंगटन को लिया, और फिर क्लब ऑफ रोम लेके मैंने 68, 73 और 56 कहा। 56 उसमें नहीं था। अब मैं हंटिंगटन से कह रही हूँ 1900 इनका पीक था। ढलान 1900 से, चोटी के बाद ढलान है। ढलान होते हुए 120 साल हो गया। स्पेंगलर्स इनका एक और बहुत बड़ा लेखक है। फर्स्ट वॉल्यूम अपीयर्ड इन 1918, 1918 में, and the decline of the West has been a central theme in 20th century history। पूरे 20वीं शताब्दी में वेस्टर्न यानी यूरोपियन अमेरिकन लेखकों का सेंट्रल थीम है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। और हम लोगों को भारत में क्या बताया गया? अब इसको भी ना पढ़ो, अनपढ़ों की जमात ही यदि पब्लिक डोमेन में है, क्यों है? राजीव गांधी जा रहे हैं, अमेरिका की वेस्ट की एजेंट, क्रिश्चियनिटी की एजेंट सोनिया गांधी एंटर कर रही है। वो जा नहीं रहे हैं, बम से उड़ाए जा रहे हैं, और बहुत सारा मामला होता है। The decline of the West is still in the slow first phase curve 90s में, but at some point it might speed up dramatically। मेरे नरेंद्र के आने के बाद क्या हुआ? रोज सुनते हैं इतना ट्रिलियन, अब इतना ट्रिलियन, अब इतना ट्रिलियन। मेरे तो समझ में नहीं आता है एक के आगे कितना शून्य लगाएं। फिर कभी आता है हम छठवीं बन गए, कभी आता है पांचवी बन गए, कभी आता है चौथी बन गए, कभी आता है हम पहले 3 में होंगे। फिर अलग अलग पढ़ते हैं, इस मामले में 2 हैं, इस मामले में 3 हैं, इस मामले में 4 हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आर्मामेंट के मामले में क्या एक है? बिक्री के मामले में चीन के चारों ओर ब्रह्मोस तैनात है। क्या क्यूबा को भी ब्रह्मोस बेच दिया जाएगा? क्या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को, क्या मेक्सिको में भी ब्रह्मोस लग जाएगा? सेकंड, decline does not proceed in a straight line. It is highly irregular with pauses, reversals, and reassertions of Western power following manifestations of Western weakness। धड़ से नहीं होगा, चलेगा रुकेगा, आगे बढ़ेगा चलेगा रुकेगा। अमेरिकन कह रहा है जाना नीचे है, जाने की गति सीधी नहीं है, सर्पिल है।
The open democratic societies of the West have great capacities for renewal. हुआ नहीं? In addition, unlike many civilizations, the West has had two major centers of power. The decline which Bull saw starting about 1900 was essentially the decline of the European component of Western civilization. अब इस लफाजी से मैं भी पार नहीं पाऊंगी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में यूरोपियन कंपोनेंट के अलावा और कौन सा कंपोनेंट है भाई? From 1910 to 1945, यूरोप was divided against itself. अच्छा भाई, तो आपस में आप लड़ मरे, तब तक अमेरिका तो कहीं गिनती में नहीं था, and preoccupied with its internal economic, social and political problem. In the 1940s, however, the American phase of Western domination began. 45 के बाद ये नया नया छोकरा सामने आया, जब इसके बाबूजी, चाचा जी, ताऊ जी लौट चुके थे जर्मनी की मार खा के। एंड ध्यान दीजिएगा, एंड इन 1945 इन एंड इन 1945 द यूनाइटेड स्टेट्स ब्रीफली डोमिनेटेड द वर्ल्ड। मैं नहीं कह रही हूँ, चीनी नहीं कह रहे हैं, मोदी जी नहीं कह रहे हैं, रशियन नहीं कह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विदेश विभाग का हंटिंगटन कह रहा है 1945 में यूनाइटेड स्टेट ब्रीफली को क्या कहें, बहुत नन्हे से समय के लिए डोमिनेटेड द वर्ल्ड। 90 के बाद की तो कथा है ही है, इसमें कुछ और है, समय है मैं इसको सुनाना चाहती हूँ। थर्ड, पावर क्या है? पावर इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, पावर इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन और ग्रुप टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप। तो वेस्ट की पावर गिर रही है। पावर क्या है? दूसरे के व्यवहार, आचरण, नियम, रास्ते, निर्णयों को बदल देने का सामर्थ्य, वो डिक्लाइन पर है। कब से? 120 साल से। बिहेवियर में बी चेंज्ड थ्रू इंड्यूसमेंट, हाउडी मोदी करके, नमस्ते ट्रम्प करके, दोस्ती करके। बिहेवियर में बी चेंज थ्रू इंड्यूसमेंट, नई काम बना, कोएशन और एक्सोर्टेशन विच रिक्वायर द पावर बिल्डर टू हैव। अब ये करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? विच रिक्वायर द पावर बिल्डर टू हैव इकोनॉमिक 1, मिलिट्री 2, इंस्टीट्यूशनल 3, डेमोग्राफिक 4, पॉलिटिकल 5, टेक्नोलॉजिकल 6, सोशल 7 और अदर रिसोर्सेज। अब इसका हम आज तो विस्तार नहीं करेंगे, हम भी ब्रीफली कह रहे हैं। अमेरिका के पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास, ट्रम्प के पास इनमें से तो एक भी नहीं है, मोदी जी के पास इनमें से कई है। आज की तारीख में शेष आ रहा है, ग्रोइंग है। हु वुड डोमिनेट, हु वुड चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर्स, हु हैज दिस? भारत के नरेंद्र के पास है और आ रहा है। द पावर ऑफ ए स्टेट और ग्रुप is hence normally estimated by measuring the resources it has at its disposal against those of the other states or groups it is trying to influence. प्रेसिडेंट ट्रंप के पास तो 3.5 साल भी ठीक से नहीं है। कल शैलेंद्र भैया बता रहे थे कोई सीनेट का और बाद में काहे का इलेक्शन होने वाला है 15-16 महीने के बाद,
तो क्या मेजॉरिटी नहीं रहेगी? उसके बाद अगले इलेक्शन के कितने महीने पहले ये सिटिंग डक हो जाते हैं, यानी निर्वीर्य हो जाते हैं, कुछ करने लायक न रहते हैं। मोदी जी के पास मुझे जो विजन हुआ है उसके अनुसार कम से कम 22 साल, यानी 2014 के बाद कम से कम 2036। The West share of most, but not all, of the important power resources peaked early in the 20th century and then began to decline relative to those of other civilizations. 100 साल हो गया है, ढलते 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 शाम ढल रही है, ढल ना रही है बाबू, अंधेरा हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक ही चीज जो इन लोगों ने बहुत सफलता पूर्वक कर लिया था, नेहरू को, गांधी को, इंदिरा को, राजीव को, अगड़म बगड़म तगड़म को रख रख के दुनिया भर के बवाल से अहिंसा, हिंसा, शांति, पंचशील, मतलब देशद्रोह को इतनी लफाजी, हवा, मोदी जी आए और हवा। क्यों? भारत संसार का सबसे बड़ा योद्धा समाज है। अरे हम थोड़े कह रहे हैं भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, यानी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का उठा के मिलिट्री वाला मामला देख लो। एलाइड पावर के टॉप में है कौन? इंग्लैंड। इंग्लैंड लीड कर रहा है, उसका विक्टोरिया क्रॉस, विक्टोरिया मेडल 92, 94, 96% भारतीय सैनिकों को, सेना को। तो भैया जी आपकी रात आ गई, लेकिन भारत का प्रातः काल है। मेरी डायरी कभी मिलेगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। 2002 में मैंने अपने डायरी में कितने अध्याय लिखे हैं। भारत को चर्च से कराहती हुई यूरोप के लोगों को आश्रय देना होगा, वो क्या कहते हैं, अभय देना होगा, सांत्वना देना होगा। वो समय आ गया। भारत के चक्रवर्ती सम्राट अभय देंगे, डरो मत, रात्रि है लेकिन माँ बैठी है। अब है तो थोड़ा सा और काफी है। एक और वार्ता मैं इस पर करूंगी, क्योंकि ये 12-15 मिनट में समाप्त नहीं होगा, और जब तक विस्तार से न बताए, विस्तार से न जाने, तब तक बात बनती नहीं है। और हमारे पब्लिक स्पेस में कहीं भी ये तथ्य नहीं है, इतने सामान्य पुस्तक के। अगली वार्ता में मैं इसको भी ले लूंगी और रॉबर्ट कैपलान को भी ले लूंगी। वो भी हंटिंगटन के ही परंपरा का, हंटिंगटन का ही शिष्य है। तो तब तक हर हर महादेव।